नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी वो अपनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर चल रही थी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और यूनिट नंबर फर्स्ट इसमें अपन देख रहे थे जिसका नाम है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन यानी कि विश्लेषिक फलन। विश्लेषिक फलन। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट के बारे में, और लिमिट के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करके देखे थे। तो लिमिट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? लिमिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है कि आपका जो z है वो इस z0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये किसी भी पथ के अकॉर्डिंग जाए, ये z इस z0 पर किसी भी पथ से जाए, अगर वहां आपको वैल्यू फाइनाइट मिल रही है और यूनिक मिल रही है तो हम क्या कहते हैं, वो वैल्यू इसकी क्या होती है, लिमिट होती है। बोलो आई बात समझ में? और इस पे हमने एग्जाम्पल्स भी करके देखे थे। क्लियर था सभी स्टूडेंट को? आज हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी एक दो प्रॉपर्टीज देखते हैं इस लिमिट की, ठीक है, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो ध्यान रखना, मान लो माना gz, माना fz तथा gz की लिमिट क्रमशः l व m हो तो, अर्थात ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर लिमिट z टेंड्स टू z0 fz बराबर तो क्या है, l है, एंड लिमिट z टेंड्स टू z0 gz बराबर क्या है, m है। ये दो कंडीशन हमें दी हुई है। तब ध्यान रखना, हमेशा लिमिट जब भी इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है, यानी कि लिमिट fz प्लस gz, ठीक है, z टेंड्स टू z0, तो आप ये दोनों पर अप्लाई कर सकते हो इसको, यानी कि लिमिट z टेंड्स टू z0 fz प्लस लिमिट z टेंड्स टू z0 gz। बोलो, इस प्रकार से लिख सकते हो। इसका मान क्या है? आपके पास l है, इसका मान क्या है? आपके पास m है, यानी कि इस चीज को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। सिमिलरली इसी प्रकार यहां माइनस हो तो ये यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये कहता है कि लिमिट z टेंड्स टू z0 और आपके पास fz इंटू gz हो, तब ध्यान रखना ये लिमिट दोनों पे अप्लाई हो सकती है, यानी कि लिमिट z टेंड्स टू z0 fz और साथ में इंटू लिमिट z टेंड्स टू z0 gz। बोलो, ये बात समझ में? इसका मान क्या है, l है, इसका मान क्या है, m है, तो इसका मान आप क्या लिख सकते हो, l डॉट m भी लिख सकते हो। बोलो, ये बात समझ में आई? तो बराबर l डॉट m। सिमिलरली अगर आपके पास इस प्रकार से हो लिमिट z टेंड्स टू z0 fz अपॉन gz बराबर, तो यहां भी ये लिमिट दोनों पे अप्लाई होगी, यानी कि लिमिट fz अपॉन z टेंड्स टू z0 अपॉन लिमिट z टेंड्स टू z0 gz बराबर, इसको लिख सकते हो l अपॉन m। बोलो, ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? ठीक है, तो ये लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आगे हम क्वेश्चंस में और थ्योरम्स में काम में लेंगे, ठीक है, इसलिए आपको ये बताइए। बेसिकली ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज थी तो आपको ध्यान में भी रहनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको पहले से भी आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आप जान गए होंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं कंटिन्यूटी की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी तो आज तक आप 12th क्लास में भी पढ़ते हो, बहुत बार पढ़ा है। तो सीधी सी इसकी कहानी रहती है कि साहब जो भी फलन आपको दिया हुआ है वो कहीं भी ब्रेक नहीं, उसका जो ग्राफ है वो कहीं भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, कहीं भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वही चीज को आप जानते हो, वो क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं कि कंटिन्यूटी यानी कि संतत, या इसको सातत्यता भी बोलते हैं, सातत्यता, ठीक है। ये डेफिनेशन हम लिखते हैं, यदि फलन fz क्षेत्र D में बिंदु z0 पर संतत है, यानी कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, तब ध्यान रखना
लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड बराबर आपको कोई एक कांस्टेंट रिजल्ट मिलेगा एफ जेड जीरो। ठीक है, ये रिजल्ट आपको ये देगा, यानी कि कहने का मतलब है ये इस बिंदु पे आपको रिजल्ट जरूर देगा। या ये कहो कि अगर फलन का ग्राफ आपका ब्रेक नहीं कर रहा है तो वो कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, किसी भी बिंदु पे वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, वही चीज आपकी क्या होती है, कंटिन्यूस की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन आप ये ध्यान में रखोगे कि ये जब भी जेड इस जेड जीरो की तरफ टेंड करता है तो आपको रिजल्ट क्या देगा, एफ जेड नोट देगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है, ये बहुत बार आप पढ़ते आए हो। आगे अब हम बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे आप चर्चा करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, आज का अपना टॉपिक यही रहेगा। ठीक है, आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, आज का ये हमारा सेशन रहेगा, डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। ये स्पेलिंग देख लेना, एरर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे हम अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी, ये क्या होती है। ठीक है, मान लो आपको कोई फलन दिया हुआ है, आपको कोई फलन दिया हुआ है एफ जेड, या आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड, तब यदि ये क्या कहता है, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, और इसकी लिमिट आपको दी हुई हो डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। इसका कहने का मतलब है कि सर ये आपका जो डेल जेड है, ठीक है, आपका जो डेल्टा जेड है वो इस जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, ये इस जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तब ध्यान रखना अगर आपको इसकी वैल्यू एल यानी कि जो कैसी हो, फाइनाइट हो, ठीक है, फाइनाइट हो, साथ ही कैसी हो, यूनिक हो, यानी कि परिमित हो, और कैसी हो, अद्वितीय हो। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, ये अपना जो फलन है एफ जेड वो क्या कहलाता है, डिफरेंशिएबल कहलाता है, यानी कि अवकलनीय कहलाता है। ठीक है, अवकलनीय कब कहलाएगा, जब आपको क्या कहे कि ये वाला जब जेड टेंड कर रहा है जीरो की तरफ। ठीक है, डेल जेड, ठीक है, डेल जेड जब मेरा टेंड कर रहा है किसकी तरफ, जीरो की तरफ। अब ये जीरो की तरफ चाहे किसी भी वक्र के अनुदिश जाए, ठीक है, चाहे एक्स एक्सिस से जाए, चाहे वाई एक्सिस से जाए, चाहे किसी कर्व से जाए, चाहे जिगजैग जाए। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कर्व किस प्रकार जाता है ये। ठीक है, पूरा आपको कर्व बनाकर भी दिखाया था। ठीक है, पूरा का पूरा आपको ग्राफ बनाकर भी दिखाया था कि किस प्रकार जेड जेड जीरो की तरफ टेंड करता है। यहां अपना जो डेल जेड है वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये किसी भी रास्ते से जाए, ये डेल्टा जेड मेरा किसी भी रास्ते से इस जीरो पे जाए। ठीक है, जीरो पे जाने के लिए चाहे कोई भी रास्ता ये चुने, आपको हर बार रिजल्ट क्या मिलेगा, एक फाइनाइट नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक फाइनाइट नंबर मिलेगा, और वो नंबर क्या होगा, सेम होगा। वो नंबर क्या होगा, सेम होगा, हर जगह सेम होगा, चाहे कोई से ही कर्व की तरफ चला जाए, चाहे किसी भी वक्र से जाए, चाहे किसी भी लाइन से जाए, हर जगह क्या मिलेगा, ये सेम ही मिलेगा आपको। और इसी चीज को आप क्या लिखते हो, एफ डेस जेड भी लिखते हो, यानी कि इसका जो अवकलन है वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, साथ में फाइनाइट होना चाहिए, और साथ ही कैसा हो, यूनिक होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, अपना फलन जो एफ जेड है वो क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है, यानी कि डिफरेंशिएबल कहलाता है। ये बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, इसी चीज को कभी कभी इस फलन को अपन क्या लिखते हैं, डब्लू, तो इसी चीज को हम डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड भी लिखते हैं। ठीक है, इसी चीज को आप क्या लिखते हो, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड भी लिखते हो। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये आपकी क्या होती है, अवकलनीयता की परिभाषा होती है। ठीक है, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी जब इस पे हम क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। अब देखना आगे बढ़ते हैं, एक चीज आगे देखना, यदि फलन एफ जेड, यदि फलन एफ जेड क्षेत्र डी के किसी बिंदु जेड जीरो पर अवकलनीय हो तो, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एफ जेड क्षेत्र डी का कोई बिंदु है जेड जीरो, इस पे अगर ये अवकलनीय हो, तब ध्यान रखना इसकी नेक्स्ट कंडीशन होती है,
ठीक है, ये कहता है तब एफ जेड जीरो इक्वल्स टू, यानी कि आप जेड की जगह क्या पुट करो, जेड जीरो, तब आपको जो मिलेगा रिजल्ट वो मिलेगा लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। ये क्या होती है, इसकी नेक्स्ट कंडीशन होती है किसकी, अवकलनीयता की। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी अवकलनीयता की नेक्स्ट कंडीशन होती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, ये भी डेफिनेशन किसकी है, अवकलनीयता की। यहां ध्यान रखना, यहां जेड जीरो की तरफ किसी भी पथ से अग्रसर हो, चाहे किसी भी पथ से अग्रसर हो, तो हर जगह इसका मान क्या मिलेगा, सेम मिलेगा या यूनिक मिलेगा। ठीक है, एक जैसा मिलेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, कैसा मिलेगा, एक किसी भी पथ के अनुदिश ये अग्रसर हो, इस स्थिति में फलन जेड का मान आपको क्या मिलेगा, ठीक है, इस एफ जेड जीरो का मान आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। बोलो ये बात समझ में आई। इसी प्रकार अगर, तो ये क्या होगा, अवकलनीय होगा। सेम हो तो क्या होगा, अवकलनीय होगा। इसी प्रकार ये जेड जीरो की तरफ किसी भी पथ से अग्रसर हो, ठीक है, और हर जगह आपको मान अलग अलग मिले, तब ये क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, ये क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। बोलो ये बात समझ में आई। तो अवकलनीय कब होगा, ठीक है, अवकलनीय तभी होगा चाहे ये जेड जीरो की तरफ किसी भी पथ से जाए, चाहे ये जेड जीरो की तरफ किसी भी पथ से जाए, हमेशा आपको रिजल्ट क्या देगा, सेम देगा। ठीक है, क्या देगा, सेम देगा। और कैसा देगा, फाइनाइट देगा। अगर ये अलग अलग दे रहा है तो ये अवकलनीय नहीं होगा। अगर ये एक जैसा दे रहा है तभी ये कैसा होगा, अवकलनीय होगा, यानी कि डिफरेंशिएबल होगा। बोलो ये बात समझ में आई। तो मेन डेफिनेशन यही है आपकी, एक तो ये है, एक ये है। बोलो आई बात समझ में। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, आपको कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा, और साथ ही कैसा मिलेगा, फाइनाइट मिलेगा। ये अपनी डेफिनेशन होती है किसकी, अवकलनीयता की। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। ठीक है, अब एक चीज और सुनना, यदि फलन एफ जेड क्षेत्र डी में अवकलनीय है तो यह डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा। डी के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा दोस्तों, अवकलनीय होगा। बोलो आई बात समझ में। किस कंडीशन में, अगर एफ जेड पूरे क्षेत्र में अवकलनीय है, इसका मतलब ये उस क्षेत्र में हर एक बिंदु पर कैसा है, अवकलनीय है। बोलो आई बात समझ में। ये दो तीन चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। बोलो, ये आपकी अवकलनीयता की डेफिनेशन होती है। अब इस पे करेंगे क्वेश्चंस और कुछ थ्योरम्स वगैरह। तो देखना, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं अपन बुक का। ठीक है, अगर अभी तक ये डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। जब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे तब ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए फलन एफ जेड बराबर, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है या थ्योरम दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर जेड की पावर एन बिलोंग्स टू जेड अवकलनीय है। कैसा है, अवकलनीय है। बोलो ये बात समझ में आई। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि सर इसको अवकलनीय प्रूफ करना है। ठीक है, अवकलनीय प्रूफ करने के लिए हम क्या डेफिनेशन लगाएंगे, अवकलनीयता की डेफिनेशन लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, अवकलनीयता की डेफिनेशन, क्योंकि अवकलनीयता प्रूफ करना है। और हम क्या जानते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करते हैं। तो सर हम तो सिर्फ अवकलनीयता की परिभाषा जानते हैं, हम तो सिर्फ डेफिनेशन जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, वो ही यहां लगा सकते हैं। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो सिंस हमें एफ जेड बराबर दिया हुआ है, हमें फलन दिया हुआ है जेड की पावर एन। ठीक है, अब यहां मैं डेफिनेशन काम में लेता हूं, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन काम में लेता हूं, जो क्या कहता है, वो कहता है कि साहब एफ डैश जेड बराबर, ठीक है, एफ डैश जेड बराबर
लिमिट z टेंस टू डेल्टा z टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये अपने क्या कहती है, डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन कहती है। तो साहब अपने पास एफ जेड बराबर ये है, तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड की जगह ये पुट कर दो, यानी कि जेड प्लस डेल्टा जेड की पावर एन हो जाएगा। तो ये पुट कर देते हैं हम यहां, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो जेड प्लस डेल्टा जेड की पावर एन माइनस एफ जेड का मान तो दिया हुआ है जेड की पावर एन अपॉन ये डेल्टा जेड मेरा ऐसा का ऐसा। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को। अब क्या करेंगे साहब, अब सीधा सीधा दिख रहा है बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाता हूं तो ये कंडीशन क्या कहती है कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, ठीक है, ये जेड की पावर एन प्लस यहां जेड की पावर एन माइनस 1 पहले आ जाएगा, एन C1 डेल्टा जेड की एन C1 जेड की पावर एन माइनस 1 और डेल्टा जेड, फिर प्लस यहां आ जाएगा एन C2, ठीक है, जेड की पावर एन माइनस 2 और डेल्टा जेड की पावर 2, प्लस इस प्रकार चलता जाएगा, लास्ट में आ जाएगा एन सी एन का मान 1 हो जाएगा और जेड की पावर का मान भी 0 हो जाएगा, एन माइनस 1, यानी कि यहां बचेगा सिर्फ डेल्टा जेड की पावर एन। बोलो ये बात समझ में आई। लास्ट में ये कंडीशन हमारे पास बचेगी और माइनस क्या है, जेड की पावर एन है। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, पूरे के डेल्टा जेड है। ठीक है, यहाँ जेड की पावर माइनस एन और जेड की पावर प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा सर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एन C1 जेड की पावर एन माइनस 1 डेल्टा जेड प्लस एन C2 जेड की पावर एन माइनस 2 डेल्टा जेड की पावर 2 प्लस डैश डैश डेल्टा जेड की पावर एन अपॉन में बचेगा सर अपने पास डेल्टा जेड। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को। ये हमारे पास बट्टे में रह जाएगा। ठीक है, आगे देखना, आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखना एफ डैश जेड बराबर, ठीक है, यहां से सर क्या करेंगे, भाग दे दो डेल्टा जेड का, डेल्टा जेड का भाग दे देंगे, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, यहां डेल्टा जेड से डेल्टा जेड उड़ा दो, तो एन C1 जेड की पावर एन माइनस 1 फिर प्लस एन C2 जेड की पावर एन माइनस 2, एक पावर उड़ जाएगी तो सिर्फ कितना बचेगा, डेल्टा जेड बचेगा, फिर प्लस डैश डैश यहां क्या बचेगा, डेल्टा जेड की पावर एन माइनस 1 बचेगा। सब लिमिट ऑपरेट कर दो। अब लिमिट अप्लाई कर देता हूं, तो ये टर्म भी 0, आगे वाली में सब में डेल्टा जेड आ रहा है, सब में डेल्टा जेड आ रहा है, तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एन C1 जेड की पावर एन माइनस 1 बचेगा साहब अपने पास। ठीक है, अब यहां डेल्टा जेड का कोई फंक्शन नहीं है, यहां डेल्टा जेड का कोई भी फंक्शन नहीं दिख रहा, कोई भी वेरिएबल नहीं है डेल्टा जेड में, तो ये क्या हो जाएगा, इससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब इसका अब कोई काम नहीं आएगा। मींस एफ डैश जेड बराबर हो जाएगा एन C1 जेड की पावर एन माइनस 1। एन C1 का मान क्या होता है, एन होता है। ठीक है, तो एन जेड की पावर एन माइनस 1, तो एफ डैश जेड बराबर क्या मिला, एन जेड माइनस 1 मिला। क्लियर सभी स्टूडेंट को। बेसिकली इसका आप जेड के रिस्पेक्ट में जब अवकलन करते हो तब भी क्या मिलता है, यही मिलता है। ठीक है, तो अवकलनीयता की परिभाषा के अकॉर्डिंग चले तो भी हमें क्या मिला, एन जेड की पावर एन माइनस 1 मिला। और ये रिजल्ट अपना कैसा है साहब, ये रिजल्ट अपना कैसा है, ये फाइनाइट है। ठीक है, और कैसा है, यूनिक है। ठीक है, ये इसके अलावा कोई और रिजल्ट दे सकता है क्या, ये एफ डैश जेड नहीं दे सकता, ये तो फिक्स है। जेड इसका एफ जेड का जेड के रिस्पेक्ट में अवकलन यही होगा। ठीक है, ये फिक्स है, ये चेंज हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता सर, ये फिक्स रहेगा, किसी भी वक्र से चले जाओ चाहे, मतलब कैसा आ रहा है, यूनिक आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अतः अपना जो फलन है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है, यानी कि अवकलनीय है। बोलो ये बात समझ में आई। तो सीधा सा कंसेप्ट था, सीधा सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन में बस इतना ही ध्यान रखना, सर हम तो डेफिनेशन जानते हैं,
हम तो डेफिनेशन जानते हैं, तो डेफिनेशन जानते हैं तो डेफिनेशन लगा दो। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन जानते हो तो डेफिनेशन लगा दो, तो हमने डेफिनेशन लगा दी। ठीक है, डेफिनेशन लगा दी तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद मैंने ये सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मुझे रिजल्ट मिला, जो कैसा मिला, फाइनाइट मिला और यूनिक मिला। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, सर अपना जो फलन है वो कैसा है, अवकलनीय है। अपना फलन कैसा आ गया, अवकलनीय आ गया। बोलो ये बात समझ में आई? तो क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं, हम एक थ्योरम लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम एक थ्योरम की चर्चा करते हैं। अब थ्योरम हमें क्या कह रही है आगे वाली, उसका स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, थ्योरम हमें लेनी है अब। थ्योरम हमें कह रहा है कंटिन्यूटी इज ए necessary, continuity is a necessary but not a sufficient condition for the existence of a finite derivative, existence of a finite derivative। बोलो आई बात समझ में? ये हमें कह रहा है, ठीक है, ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें बस इतना ही कह रहा है कि सर प्रत्येक अवकलनीय फलन हमेशा संतत होता है, यानी कि कंटिन्यूस होता है। हर एक अवकलनीय फलन कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है, यानी कि यह हमेशा सही नहीं है कि हर एक कंटिन्यूस फंक्शन कैसा हो, अवकलनीय हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन यह तो हमेशा सत्य है कि हर एक अवकलनीय फलन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। बोलो आई बात समझे? ये हमें थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है। एक बार दोबारा सुनो, यह कह रहा है कि एफ जेड अगर आपका डिफरेंशिएबल है, यानी कि अवकलनीय है, एफ जेड आपका क्या है, अवकलनीय है, तब ध्यान रखना ये हमेशा कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन अगर एफ जेड आपका कंटिन्यूस है, एफ जेड आपका कैसा है, कंटिन्यूस है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंशिएबल हो, यानी कि अवकलनीय हो। ये अपनी थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये अपनी थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या लेकर चलेंगे, एफ जेड को अवकलनीय लेकर चलेंगे। एफ जेड को अवकलनीय लेकर चलेंगे और उसको कैसा दिखाएंगे, कंटिन्यूस दिखाएंगे। उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे किसी एग्जाम्पल की सहायता से। ठीक है, और जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो ऐसा लेंगे जो आपको बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये थ्योरम भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो दोनों की दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखना, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, इसका प्रूफ करेंगे। तो देखना, मैं मान लेता हूं, माना एफ जेड क्षेत्र डी में अवकलनीय है। एफ जेड कैसा दिया हुआ है दोस्तों, अवकलनीय दिया हुआ है। हमें कैसा सिद्ध करना है इसको, हमें इसको सिद्ध करना है कि ये कैसा है, संतत है। अतः अवकलनीय दिया हुआ है तो सर मैं अवकलनीयता की डेफिनेशन लगा देता हूं जो मैं जानता हूं। ठीक है, एफ डैश जेड बराबर, ठीक है, बराबर लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो। ठीक है, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। ये डेफिनेशन में लगा देता हूं, जो हमें कैसी रिजल्ट देता है, एक फाइनाइट और यूनिक रिजल्ट देगा। ठीक है, जो क्या देता है, हमें एक फाइनाइट और यूनिक रिजल्ट देता है। सर यही डेफिनेशन क्यों लगाई, वो पहले वाली थी वो क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जरूरत इसी की पड़ेगी। क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमें कहती है लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड बराबर एफ जेड जीरो। हमें ये प्रूफ करना है। ये किसमें है, इसी में है, जेड से जेड जीरो इसी वाली डेफिनेशन में, इसलिए हमने ये वाली डेफिनेशन काम में ली। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? ठीक है, तो यहां से देखना, और दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यहां से देखना, आगे मैं बढ़ता हूं, मैं एक कंडीशन लेकर चलता हूं, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो। ठीक है, ये लेकर चल रहा हूं मैं।
ठीक है, ये कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं। यहां से इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो। ठीक है, बोलो आई बात समझ में? क्या करता हूं, ऊपर नीचे जेड माइनस जेड जीरो और जेड माइनस जेड जीरो से गुणा कर देता हूं। ठीक है, ऊपर नीचे क्या किया, जेड माइनस जेड जीरो से गुणा कर दिया इसको ऊपर नीचे। बोलो आई बात समझ में? इसके बाद में इस पे सर लिमिट ले लेता हूं, इसके बाद में क्या ले लेता हूं, इस पे लिमिट ले लेता हूं जेड से जेड जीरो की तरफ। ठीक है, और इस पे भी लगा देता हूं लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो। ठीक है, ये लिमिट में इस पे भी लगा देता हूं। तो यहां से देखना आगे, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो बराबर। ठीक है, यहां से जस्ट अभी मल्टीप्लाई वाले को और इसको अलग अलग कर सकते हैं। जस्ट अभी मैंने प्रॉपर्टीज लिखी थी तो मैं इसको उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग लिख सकता हूं, जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। ठीक है, और इनटू में लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो और जेड माइनस जेड जीरो। इसकी जगह तो हम L लिख सकते हैं, ये कोई फाइनाइट वैल्यू L है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसकी जगह तो हम L लिख सकते हैं, या ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज पढ़ा देने दो। तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो इनटू, इस पे लिमिट ऑपरेट करो, जेड की जगह जेड जीरो रखोगे तो जेड जीरो माइनस जेड जीरो क्या बन जाएगा, जीरो, यानी कि ये क्या हो गया, जीरो। तो सर हमें रिजल्ट मिला इसका, ये जीरो से मल्टीप्लाई होके पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो बराबर हमें क्या मिला सर, जीरो मिला। ठीक है, हमें क्या मिला, जीरो मिला। यानी कि सिंस लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो बराबर जीरो, इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी से, यानी कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड जीरो बराबर जीरो। बोलो आई बात समझ में? अब यहां से आपको एक चीज दिख रही है कि ये जेड का फंक्शन तो है नहीं, जेड का फंक्शन तो ये है नहीं, मतलब ये जेड पे डिपेंड कर नहीं रहा। जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा मतलब ये जेड से कैसा है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा, जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इस लिमिट का कोई रोल नहीं रहेगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो बराबर जीरो। इसको उधर भेज दो तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड बराबर क्या मिला सर, एफ जेड जीरो मिला। यही क्या होती है सर, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। ठीक है, यही क्या होती है सर, मेरी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम हमारी रहती है। ठीक है, ये अपनी एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम रहती है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि जो अपना एफ जेड है वो इस डी में अवकलनीय है। एफ जेड कैसा है, डी में अवकलनीय है, अतः अवकलनीयता की परिभाषा हमने लगा दी। ठीक है, मैं एक कंडीशन लेकर चल रहा हूं, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, ऊपर नीचे जेड माइनस जेड जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट ले ली। ठीक है, लिमिट को मैंने अलग अलग लिख दिया, इस पे ऑपरेट की लिमिट तो ये जीरो बन गया, ये जीरो बना तो इसने पूरे को क्या बना दिया, जीरो। इस लिमिट को मैं अलग अलग लिख लेता हूं, तो अलग अलग लिख ली। यहां से हम जानते हैं ये जेड जीरो जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसको लिमिट का कोई रोल नहीं रहता, या ठीक है, जेड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो लिमिट का कोई रोल नहीं रहेगा, तो ये ऐसी की ऐसी लिखी जाएगी। इसको बराबर में लिख दो और यही किसकी डेफिनेशन है, ये कंटिन्यूटी की है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं सर, अतः एफ जेड संतत है। ठीक है, अब विलोमतः इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। ठीक है, इसका अब कन्वर्स पार्ट हम प्रूफ करेंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन लेकर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विलोमतः, विलोमतः यानी कि कन्वर्सली। तो देखना साहब, ठीक है, कन्वर्सली प्रूफ कर रहे हैं, इसका विलोम पार्ट प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही चीज देखना, इसका विलोम हमेशा सत्य नहीं होता। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण की सहायता से सिद्ध करते हैं। तो देखना, एक एग्जाम्पल हम बुक का ही ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम बुक का ही ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रहा है।
ठीक है, इसी एग्जाम्पल की तरीके से हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ दैट द फंक्शन एफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट its derivative exits at the origin। ठीक है, ये कह रहा है इसका डेरिवेटिव कहां करता है, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे करता है। बोलो आई बात समझ में? तो करते हैं इसका सर प्रूफ। ठीक है, इसका प्रूफ हम करते हैं, तो देखना, ठीक है, ये क्वेश्चन का प्रूफ हम करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें दिया है सिंस एफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं जेड और जेड बार। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहां से देखना, सिंस अब हम जानते हैं सर जेड बराबर होता है x प्लस आइटा वाई तथा जेड बार बराबर होता है x माइनस आइटा वाई। यहां से एफ जेड बराबर जेड का स्क्वायर बराबर जेड बार बराबर x प्लस आइटा वाई x माइनस आइटा वाई। ये a, ये b, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि x स्क्वायर माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सर मोड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर हमें क्या मिला, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला, जो सर्वत्र कैसा है, संतत है। ठीक है, ये हर पॉइंट पे कैसा है, संतत होता है। आप एक्स वाई की कोई भी वैल्यू ले लो, ग्राफ कहीं भी इसका क्या नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा, जो कि सर्वत्र संतत है। ठीक है, जो कि क्या है, सर्वत्र हर एक पॉइंट पे कैसा है, ये संतत है, कंटिन्यूस है। अब हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये अवकलनीय है या नहीं है। इसको क्या दिखाना है, हमें अवकलनीय दिखाना है। अवकलनीय दिखाने के लिए सर हम तो सिर्फ डेफिनेशन जानते हैं अवकलनीयता की, तो देखना, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अवकलनीयता की परिभाषा सर हमें कहती है कि एफ डेस जेड बराबर लिमिट जेड डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये हमने सर डेफिनेशन लगा दी। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी। यहां से लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, इसका मान क्या लिखोगे, जेड की जगह ये पुट कर दो, यानी कि ये हो जाएगा सर जेड प्लस डेल्टा जेड का मोड का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये हो जाएगा सर मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है, यहां से देखना, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं सर जेड प्लस डेल्टा जेड। ठीक है, और साथ में जेड प्लस डेल्टा जेड का बार। ठीक है, और माइनस मोड ऑफ जेड का स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका बार अब अलग अलग कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 बराबर जेड प्लस डेल्टा जेड, इसको लिख सकता हूं जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार। ठीक है, माइनस जेड बार का स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को यहां तक? ठीक है, आगे देखना, इसको अब इस तरफ लिख रहे हैं। ठीक है, इसको अब इस तरफ अपन ले रहे हैं, तो देखना ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और ये थ्योरम भी। ठीक है, तो यहां से देखना, एफ डेस जेड बराबर सर हमें मिला जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस मोड ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, साथ में लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से देखना, एफ डेस जेड बराबर, ठीक है, यहां से देखना मल्टीप्लाई कर लो सर, तो लिमिट
डेल्टा जेड टेंस टू 0 मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड जेड बार फिर प्लस जेड डेल्टा जेड बार फिर डेल्टा जेड जेड बार डेल्टा जेड जेड बार डेल्टा जेड फिर प्लस डेल्टा जेड बार, ठीक है, फिर माइनस मोड ऑफ डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा डेल्टा जेड आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई। तो एफ डेस जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, यहां से इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूं, मोड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड डेल्टा जेड बार प्लस जेड बार डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड बार माइनस मोड ऑफ जेड का स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, तो एफ डेस जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, यहां से जेड डेल्टा जेड बार प्लस जेड बार डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ये कंडीशन सर हमें मिल चुकी है। हम क्या करते हैं, इस डेल्टा जेड का भाग दे देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन में दे दो सर भाग, तो एफ डेस जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, तो यहां तो बचेगा जेड डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड प्लस यहां बचेगा जेड बार प्लस यहां बचेगा डेल्टा जेड बार। ये सर अपने पास कंडीशन आ गई, ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई, जेड बार प्लस जेड डेल्टा जेड बार अपॉन डेल जेड प्लस डेल्टा जेड बार, ये कंडीशन सर अपने पास आ गई। अब यहां से ये नहीं कि डायरेक्ट अपन ये ऑपरेट कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। यहां से अपने पास दो केस बनते हैं, यहां से दो केस बनते हैं। केस दो क्या बनते हैं कि सर या तो अपना जो डेल्टा जेड है ना वो ओरिजिन पे जा सकता है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब काल्पनिक एक्स एक्सिस से, ठीक है, सॉरी काल्पनिक वाई एक्सिस से, या ये जा सकता है सर वास्तविक एक्स एक्सिस से, ठीक है, ये इसकी कंडीशन बनती है। ये इसके दो केस बनते हैं यहां पर, ठीक है। तो देखना एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमें क्या दिखाना है, हमने उसको संतत दिखा दिया, संतत दिखाने के बाद हमें क्या दिखाना है सर, उसको अवकलनीय दिखाना है। संतत दिखाने के बाद उसको कैसा दिखाना है, अवकलनीय दिखाना है। तो हम जानते हैं अवकलनीयता की परिभाषा, ये अवकलनीयता की परिभाषा हमने ले ली, ठीक है, ये अवकलनीयता की परिभाषा हम जानते हैं। ये अपने पास फंक्शन दिया हुआ था, इसको हमने इस प्रकार लिख दिया, इसका बार अलग अलग कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म कैंसिल हो गई, ये आ गई लास्ट में, फिर डेल्टा जेड का भाग दे दिया, भाग देने के बाद अपने पास ये कंडीशन आ गई। यहां से अपने पास दो केस बनते हैं। पहली कंडीशन, केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, माना डेल्टा जेड टेंस टू 0 वास्तविक अक्ष से जा रहा है, ठीक है, वास्तविक अक्ष के अनुदिश जा रहा है, ठीक है, वास्तविक अक्ष के अनुदिश जा रहा है, मतलब वास्तविक अक्ष के अनुदिश जा रहा है, तो काल्पनिक अक्ष क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। यानी कि हम डेल्टा जेड बराबर क्या लिखते हैं, डेल्टा जेड बराबर लिखते हैं डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल वाई, ये लिखते हैं। ये बोल रहा है ये काल्पनिक अक्ष से जा रहा है, काल्पनिक अक्ष से जा रहा है तो ये तो कोई रोल ही नहीं रहा, ठीक है, सॉरी वास्तविक अक्ष से जा रहा है, वास्तविक अक्ष से जा रहा है तो इस काल्पनिक अक्ष का कोई रोल नहीं है, काल्पनिक अक्ष का रोल नहीं है, मतलब डेल्टा वाई का मान क्या है, 0 है। तो यहां से हम क्या कहेंगे सर, डेल्टा जेड का मान क्या है, डेल्टा अक्ष है यहां से, ठीक है। तो यहां मैं क्या पुट करूंगा, डेल्टा अक्ष पुट कर दूंगा, ठीक है, डेल्टा जेड की जगह डेल्टा अक्ष पुट कर दो, तो जो भी कंडीशन हमें मिलती है वो लिख देते हैं। तो देखना यहां से इसमें पुट करते हैं, तो एफ डेस जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, ठीक है, डेल्टा जेड की जगह हम क्या रखेंगे, डेल्टा अक्ष रखेंगे। बोलो आई बात में, साथ ही डेल्टा जेड बार बराबर होता है अपना डेल्टा एक्स माइनस आइटा डेल्टा वाई, तो यहां भी हमें डेल्टा जेड बार बराबर क्या मिलेगा, डेल्टा अक्ष मिलेगा, ठीक है। तो डेल्टा जेड की जगह तो कौन रिप्लेस हो गया, डेल्टा अक्ष हो गया, तो यहां क्या आ जाएगा, डेल्टा अक्ष टेंस टू 0, ठीक है, जेड बार की जगह जेड डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल्टा जेड बार की जगह भी क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा जेड की जगह भी क्या आ जाएगा, डेल्टा अक्ष आ जाएगा, प्लस जेड बार प्लस डेल्टा एक्स
बोलो आई बात में, ये टर्म कैंसिल, तो यहां से लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जेड प्लस जेड बार प्लस डेल्टा एक्स, ये 0 बन जाएगा। लिमिट लगाओगे तो आपके पास आएगा एफ डेस जेड बराबर जेड प्लस जेड का बार। ठीक है, ये कंडीशन आपकी आ गई। कब आई? जब ये वास्तविक अक्ष से जा रहा है, जब ये वास्तविक अक्ष से जा रहा है। वास्तविक अक्ष से जाने का मतलब काल्पनिक अक्ष क्या रहेगी? 0 रहेगी, क्योंकि काल्पनिक अक्ष को ये देख ही नहीं रहा, काल्पनिक अक्ष को नहीं देख रहा, इसका मतलब ये सिर्फ वास्तविक अक्ष से जा रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है काल्पनिक अक्ष से, तो काल्पनिक अक्ष क्या हो गई? 0 हो गई। इसी प्रकार केस नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, अब माना, अब मैं मान लेता हूं अपना z टेंड्स टू 0 काल्पनिक अक्ष के अनुदिश जा रहा है, काल्पनिक अक्ष के अनुदिश जा रहा है। ठीक है, काल्पनिक अक्ष के अनुदिश जा रहा है, इसका मतलब इस बार वास्तविक अक्ष से कोई मतलब नहीं है, इसको वास्तविक अक्ष से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब वास्तविक अक्ष क्या रहेगा? 0, यानी कि डेल जेड बराबर होता है डेल एक्स प्लस आयटा डेल वाई। इस बार सर ये यहां से नहीं जा रहा, यहां से नहीं जा रहा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0, यानी कि सर डेल्टा जेड बराबर हमें क्या मिलेगा? आयटा डेल्टा वाई मिलेगा। सिमिलरली सर डेल्टा जेड बार बराबर डेल्टा एक्स माइनस आयटा डेल्टा वाई बराबर, इससे नहीं जा रहा तो सर डेल्टा जेड बार मिलेगा माइनस का आयटा डेल्टा वाई। ठीक है, सिमिलरली अब ये वाली कंडीशन इसमें वापस रखो। ठीक है, ये वाली कंडीशन इसमें वापस रखो, तो एफ डेस जेड बराबर यहां से लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। ठीक है, जेड डेल्टा जेड बार का मान कितना है सर? माइनस का आयटा डेल्टा वाई अपॉन आयटा डेल्टा वाई, फिर प्लस जेड बार, फिर प्लस का माइनस का आयटा डेल्टा वाई, और ये डेल जेड क्या बन जाएगा? डेल्टा वाई। ठीक है, आयटा डेल्टा वाई। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो एक चीज देखना, ये टर्म तो कैंसिल, तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा, यानी कि इसमें आपको एफ डेस जेड बराबर मिला सर जेड बार माइनस जेड। ठीक है, आपको क्या मिला? जेड बार माइनस जेड। यहां क्या मिल रहा है? जेड बार प्लस जेड। मतलब जब ये अक्ष काल्पनिक अक्ष से जा रहा था तब तो रिजल्ट आपको ये मिला। ठीक है, लेकिन जब ये वास्तविक अक्ष से जा रहा था तब तो रिजल्ट ये मिला, और जब इसने रास्ता चेंज किया, इसने क्या सोचा कि नहीं मैं तो जाऊंगा काल्पनिक अक्ष से, तो जब इसने काल्पनिक अक्ष का रास्ता चुना तब इसको वैल्यू अलग मिली। तो दोनों केस में आपको अलग अलग वैल्यू मिल रही है, लेकिन अवकलनीयता के अनुसार कैसी मिलनी चाहिए? वैल्यू एक जैसी मिलनी चाहिए। तो यहां क्या मिल रही है? अलग अलग मिल रही है। अलग अलग मिल रही है तो साहब ये कैसा होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक अपना फलन कैसा हो, जो संतत है वो कैसा हो? अवकलनीय हो, क्योंकि अवकलनीय ये नहीं है। दोनों जगह हमें दोनों केस में वैल्यू क्या मिल रही है? अलग अलग मिल रही है। दोनों केस में वैल्यू क्या मिल रही है? अलग अलग मिल रही है। इसलिए हम क्या कहेंगे? सर ये कैसा है? अवकलनीय नहीं है। बोलो ये बात समझ में आई? तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपका कंप्लीट होता है। तो अवकलनीय आपको पूरा अब डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।